चलिए इन्हीं प्रयासों के बीच में, इसी हर्षोल्लास के माहौल के बीच में अब आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं। ये दीपावली रोशनी वाली। आज इस क्रम में हमारे साथ श्री विकास खेमानी, फाउंडर कार्डियन एसेट्स मैनेजमेंट के बाद जुड़ चुके हैं। विकास जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार के लिए, आपके क्लाइंट बेस के लिए, आपके लिए बहुत शुभ मंगलमय दीपावली हो। और ये बाजार इस दीपावली को सेलिब्रेट कर रहा है। शानदार मूव, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग। अब हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से अपनी पैरिटी या फिर तेज़ी जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। विकास जी, एक जिस नोट पे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, ये गुजरता हुआ अर्निंग सीजन आपको लग कैसा रहा है? क्या सेंस मिल रहा है? क्या ये अर्निंग सीजन वैसा है जो यहाँ से और तेज़ी जनरेट करके दे सकता है बाजार को? विकास जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आने वाला साल सबके लिए सुमंगल हो, शुभकारक हो। जहां तक इसकी बात है मार्केट्स की और अर्निंग सीजन की, ये हम काफी समय से कह रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से कह रहे हैं। स्पेशली जब से टैरिफ की कंसर्न चालू हुई तब से हम कह रहे हैं कि हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी ठीक लग रही है। आने वाले समय में सेकेंड हाफ ऑफ ये फाइनेंशियल ईयर है, इसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छी होंगी। जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसकी भी अर्निंग्स अच्छी होगी। इसका कारण हमारा ये कहने का है क्योंकि पिछले साल जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण था पिछले जो आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने हमारे में सिस्टम में एक लिक्विडिटी स्क्वीज का माहौल बना के रखा था। और जनरल इलेक्शन के साथ में होने से दोनों को एक लिक्विडिटी स्क्वीज हो गई थी। उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर 2 क्वार्टर से पड़ा, तो दिसंबर आते आते उसका थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था। पर अभी आप देखेंगे तो पिछले 8-10 महीनों में आरबीआई गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट्स काटा है, लिक्विडिटी को सरप्लस कर दिया है। अभी जो लास्ट पॉलिसी आई उसमें क्रेडिट को बूस्ट करने के इतने सारे मेजर्स लिए हैं। तो जब आपके आरबीआई कह रही है कि हमको ग्रोथ बूस्ट करनी है, जब आपकी सरकार कह रही है हमको ग्रोथ बूस्ट करनी है, तो मुझे कोई समय मतलब डाउट नहीं है कि उसमें अर्निंग को रिफ्लेक्ट होना ही है। 1-2 क्वार्टर का लैग हो सकता है, जो अभी हुआ है। हालाँकि हम ये मानते हैं कि जून क्वार्टर के नतीजे भी कोई ज़्यादा खराब नहीं थे, पर सितंबर के और दिसंबर के और मार्च के नंबर और भी अच्छे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ये जो सस्टेनेबल जो एक तेज़ी बनी रहेगी, ये हम लगभग 22-23 हज़ार के निफ्टी से कह रहे हो। अभी भी हमें लगता है यहाँ से जो क्योंकि बाजार में स्केप्टिसिज्म ज़्यादा है और जो शॉर्ट कवरिंग है वो अभी होनी बाकी है। और मुझे कोई भी कॉर्पोरेट नतीजों को लेके मुझे कोई कमजोरी नहीं नज़र आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे नतीजे अच्छे होंगे क्योंकि हर समय कुछ न कुछ नतीजे तो खराब होते ही हैं। पर जो डायरेक्शन नतीजों की है, वो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी। ओके। विकास जी, आपसे बातचीत शुरू क्या की, ये देखिए निफ्टी डे हाई पर आ गया और वो 625 प्रीवियस हाई कल का वो क्रॉस भी हो गया। एक कन्विक्शन आपका था पीएसयू बैंक्स पर, वो हमेशा जब से आपसे मेरी गुफ्तगू हुई है हमेशा आपका कन्विक्शन बना रहा है। और आप यकीन मानिए विकास जी, इस बार का ये पूरा का पूरा अपस्विंग, अपमूव शुरुआत इसने की थी पीएसयू बैंक्स ने। गजब मूव रहा है। प्राइवेट बैंक्स को भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म किया उन्होंने यहाँ पे। इस वक्त आपकी कन्विक्शन में इस प्राइस से, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू बैंक्स ने अभी अपना प्रीवियस हाई भी क्रॉस नहीं किया, फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक्स आपको कैसे लग रहे हैं इस वक्त? काफ़ी अच्छे लगते हैं, हमें लगता है वहाँ पे वैल्यूएशंस भी फ़ेवर में है और जो एक ग्रोथ आएगी क्योंकि एक पीएसयू बैंक्स के डिपॉज़िट की ग्रोथ बेटर है और जो ग्रोथ आएगी, उसमें उनके पास स्कोप ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स जो है, जो स्पेशली जो बड़े वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में है या उससे बेटर परफ़ॉर्म करेंगे नतीजों के हिसाब से देखें तो। और वैल्यूएशंस उनके फ़ेवर में, तो मुझे लगता है जो ब्रिज गैप जो है वैल्यूएशंस का और वो ब्रिज होते-होते ये साल होना चाहिए। तो उस सेगमेंट में हम काफ़ी बुलिश है। और जब हमने पिछली बार शायद बात की थी, उस टाइम पीएसयू बैंक्स काफ़ी इग्नोर्ड थे और हमें लगा था कि यहाँ से एक अच्छा मौका आएगा, जब भी ग्रोथ का माहौल इम्प्रूव होगा, उस पे हम काफ़ी पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है ये चलते रहेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओके। विकास जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने अपना व्यू रखा मार्केट के ऊपर, अर्निंग्स को लेकर भी हमने चर्चा की, पीएसयू बैंक भी अभी कवर किया। मेरा सवाल आपसे न्यू एज स्टॉक्स को लेकर है। एटर्नल के कल हमने नंबर देखे, नायका देखे आज यहाँ पर रैली होती हुई नजर आ रही है, डिलीवरी भी शानदार परफॉर्मेंस, और पिछले कुछ 6 महीने से देखें हम तो लगातार न्यू एज स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आपका नजरिया न्यू एज स्टॉक्स को लेकर और क्या हिदायत फिलहाल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को देना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये एक सेगमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में। 2021 में जब न्यू एज स्टॉक की एक
धारणा और जो फैड बनी थी उस टाइम पे हम इसमें बिल्कुल भी बिलीवर नहीं करते थे। हमने एक नोट भी लिखा था हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, फैड, फोमो, फेड, कि उस टाइम इन्वेस्टर्स, उसको एक फैड चल रहा था, इन्वेस्ट फोमो जो कर रहे थे और ये चले जाएगा, और वही हुआ। पिछले 4-5 सालों में इन्वेस्टर्स ने कोई पैसा बनाया नहीं, एक्सेप्ट 1 और 2 जो जहाँ पे बिजनेस मॉडल पिवट हुआ, थिंग्स लाइक इटर्नल और। पर हमने पिछले 1 साल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए इस स्पेस में, क्योंकि हमें लगता है इसमें वो एक 3-4 साल में काफ़ी डिसिप्लिन आया, कैश बर्निंग कम हुई, प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस आया। तो जो-जो प्लेटफ़ॉर्म इसके बेनिफिशियरी हैं, उस पे हमने काफ़ी पैसा लगाया। तो ये एक न्यू एज इन जनरल कहना बहुत मुश्किल है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक उसके पोर्ट को समझना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन को समझना पड़ेगा। पर जनरली स्पीकिंग जो प्लेटफ़ॉर्म प्लेज़ हैं, उनमें एक अच्छा माहौल बना रहेगा। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें काफ़ी बड़ी कंपनियाँ भी बनेगी। कौन बनेगी वो सब हमारा काम है, वो उसको ढूँढना की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। ओके, तो यू न्यू एज स्टॉक्स की बात होगी, लेकिन हालांकि आपने विकास जी जिक्र किया अर्निंग सीजन का और कुछ स्टॉक्स का, लेकिन आईटी जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहा है, विप्रो के नतीजे देखिए हमने, इन्फोसिस के नतीजे उतने भाई नहीं स्ट्रीट को, मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी वीक लगी कहीं ना कहीं, और आईटी आज बैकफुट पर देखिए। आईटी के नंबर टीसीएस देखिए हमने, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट और अब विप्रो, इन्फोसिस। क्या सेंस बन रहा है अभी आईटी में, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी परेशान हुए हैं, आपका व्यू? जी, मैं मानता हूँ कि आईटी में अभी एक काफ़ी वापस ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, एआई इसको डिसरप्ट कर देगा, जो मुझे लगता है इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। अ, अगर आप 2021-22 में जाएँगे तो उस टाइम एक ऐसा डिस्कशन, धारणा चली थी कि फिनटेक विल डिसरप्ट आईटी सेक्टर, फिनटेक विल डिसरप्ट बैंकिंग सेक्टर। ये एक बहुत बड़ा उस टाइम पे नैरेटिव चलता था, जो आज शायद बिल्कुल कहीं उसकी कोई बात नहीं करता है। तो सेम चीज़ अभी आईटी में चली हुई है। मैं मानता हूँ कि एआई जो है आईटी सेक्टर को बड़ा बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा। एक ट्रांजिशन फेज़ हो सकता है, उससे कोई वो नहीं हो सकती है। तो हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड आईटी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं अभी। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियाँ अच्छी करेंगी। आपको हर साइकिल की एक नई कंपनी होती है जो उसको आगे बढ़ाती है। उस कंपनीज़ को आपको ढूँढना है। पर आईटी सेक्टर पर से विल डू वेल, एंड वी ओन क्वाइट अ फ्यू कंपनीज़ इन दैट सेक्टर। अच्छा विकास जी, अभी क्योंकि हम सब अपने पोर्टफोलियो में एक अंश कमोडिटीज़ को देते हैं, एनर्जी स्पेस को देते हैं। एनर्जी स्पेस को अगर आप देखें, आई मीन क्रूड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, कि बीते साल भर में, एक साल में तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद इसने कभी 65-70 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ा नहीं, उससे बाहर नहीं निकला उस दायरे से। मेरा प्रश्न आपसे उन कंपनियों को लेकर है, आई मीन जो क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स या फिर ओएमसीज, आपका इस स्पेस पे टेक क्या है इस वक्त? देखिए, मतलब एनर्जी प्राइस, जहाँ तक सवाल है कि हिस्टोरिकली जब वॉर हुई, एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए, उसका कारण ये था कि उस टाइम सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गए थे। तो उस टाइम शायद मोस्टली ओपेक ड्रिवन होता था। इस बार आई थिंक बिग टाइम ऑयल प्राइस ऊपर नहीं गए, 8 ढाई साल से वॉर चलने के बाद भी, क्योंकि एक एडिशनल सोर्स ऑफ सप्लाई जो अवेलेबल हो गया, और जो 2 बड़े कंज्यूमर है वो वहाँ से सप्लाई लेने लग गए। तो ये एक बड़ा बदलाव आया, उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस बढ़े नहीं, वो बहुत अच्छा है हमारे जैसी इकोनॉमीज के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये इसी रेंज में रहने वाला है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आने वाला है। इसमें से आई एम श्योर कुछ कंपनियाँ बेनिफिट करेंगी, पर आपको उस कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर का रिस्क रिवॉर्ड जाके बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ेगा। यू कांट ब्रॉडली से कि जो यूज़र्स ऑफ द कमोडिटीज़ है उसके क्या होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर प्राइस नीचे जाते हैं, उनको पास ऑन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग उस कंपनी का और बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जनरली ये सबका मतलब, नीचे कमोडिटी प्राइस आती है, उसका फ़ायदा कंज्यूमर को ज़रूर होता है। ओके, ये एनर्जी स्पेस की बात होगी। चलिए अब एक दो बास्केट की और बात कर लेते हैं, जहाँ पे पिछले कुछ समय में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आए थे, लेकिन मैं अभी कुछ देर बाद शायद एंजल वन के नंबर्स पर बात करने वाला था, लेकिन इस स्पेस पे, कैपिटल मार्केट थीम पर आपका व्यू क्या होगा? बीच में एक वो वीकली एक्सपायरीज को लेकर थोड़ा सा बाजार का कन्विक्शन खराब हो गया था, लेकिन एक्सचेंजेस पे विकास जी और तमाम हाउसेस पर आपका टेक क्या है, डिपॉजिटरीज पर आपका टेक क्या है, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्पेस को अभी? और जो डिप आया था पिछले 3 महीने में, क्या आप उसके बायर होंगे, उसमें बायर होंगे? देखिए, अगेन जहाँ तक वीकली एक्सपायरी की बात है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इससे इम्पैक्ट, अगर वो डिपेंडिंग उसमें क्या आउटकम आता है, उससे एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। पर अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो देखिए, वो जैसे कभी भी कोई चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपके इंडिया पे बिलीफ है तो ये प्लेटफॉर्म अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं,
सेवर्स ऑफ द कैपिटल जो है, उनसे पैसा लेके यूजर्स ऑफ द कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं। जो भी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो। तो पहले खाली ये बैंकिंग को करता था, बाद में इंश्योरेंस सेगमेंट खड़ा हुआ, अब कैपिटल मार्केट्स बढ़ा हुआ है। तो वी आर सीइंग दिस होल ट्रांजिशन, ब्रॉड बेसनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म जो सेविंग को यूजर्स के लिए चैनलाइज करते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और जैसे इंडियन इकोनॉमी बड़ी बनेगी, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छा करेंगे। फिर बात रह जाती है कि आपको जाके इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन वो सब आपको स्टडी करना पड़ता है, बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ये पूरा स्पेस आने वाले 5, 7, 10 सालों में काफी बड़ा बन सकता है। कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पूरे स्पेस को लेकर। विकास जी, हमने कई सारे स्पेसेस को कवर किया, लेकिन मेरा सवाल, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए, कंफर्टेबल हो, तो पिछले 1 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिले नहीं हैं। कोई ऐसे 1-2 पिक्स जो आपको लगता है कि नेक्स्ट दिवाली तक पोर्टफोलियो को रोशन कर देंगे? आई मीन बिल्कुल मैं कह सकता हूँ हमारे टॉप पोर्टफोलियो के 2 बड़ी होल्डिंग्स हैं, जिनको आप पब्लिक नॉलेज है, कोई ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि बायोकॉन और स्टार हेल्थ हमको लगता है अगले 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उनकी इंडिविजुअल रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में है। सो हमें लगता है ये अगले 1 साल संबत के बड़े स्टॉक्स हो सकते हैं। जी, विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहे दीपावली से पहले और सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगलमय रही ये दीपावली आपके लिए।